आप लोग मोमेंटो दे करके अपने स्थान पे आ जाए प्लीज। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करके आप अपने आप लोग से आग्रह है मोमेंटो दे करके अपने स्थान बैठ जाइए प्लीज। आ जाइए अपने स्थान पे। एक लोग मोमेंटो देख बेटिए आकर के अपने स्थान बैठ जाए। सरप्राइज करेंगे। जिनका रहना है प्रेस हो जाने दीजिए, उसके बाद देख लीजिएगा। भाई अपने स्थान पे आ जाइए। डॉक्टर साहब अपने स्थान पे आ जाइए। आइए अपने स्थान बैठ जाए, शांति बनाए रखिए। प्रेस हो जाने दीजिए। अपने स्थान बैठ जाइए प्लीज। हो गया, आप लोग बैठ जाइए। अरे कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके। अब आप लोग जानो, अब आप लोग जानिए। मैं सबसे पहले पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप जी, हमारी पार्टी से सांसद बीरेन्द्र सिंह जी, पूर्व मंत्री राधे श्याम सिंह जी, योगेश प्रताप जी, जूही सिंह जी, उदयवीर सिंह जी और बड़ी संख्या में राम सिंह राणा से लेकर के क्योंकि राम सिंह राणा का नाम ले लिया तो मैं समझता सबका नाम आ गया, क्योंकि जिनका नाम छूट जाएगा, सुनील सिंह का नाम ही नहीं ले पा रहे हम। सुनील सिंह आ जाओ, उधर आओ। बहुत सारे साथी, मैं सबका आभार प्रकट करता हूं। मैं देख रहा हूं कोई जिला ऐसा नहीं बचा जिस जिले से आज के कार्यक्रम में शामिल लोग
जो देश का आज का सबसे शानदार रिवर फ्रंट है, और जिस समय वो बन करके तैयार हो जाएगा वो एक एग्जाम्पलरी काम है दूसरे प्रदेशों के लिए भी, कि भविष्य में नदी साफ रखने के लिए इससे अच्छा मॉडल नहीं हो सकता है, जहां पर ग्रीनरी के साथ साथ हमारे जितने भी महापुरुष हैं और तमाम हमारे आंदोलनों से जुड़े लोग उनको स्थान देने का काम करेंगे। उसी कड़ी में महाराणा प्रताप जी की भी भव्य और बहुत सुंदर प्रतिमा, जिसमें चेतक भी होगा और भाला सोने का होगा, उसको सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे। समाजवादियों ने कभी भेदभाव नहीं किया, सबको साथ लेकर चलने का काम किया है। उत्तर प्रदेश का विकास हो, उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पे जाए, उत्तर प्रदेश में सबका साथ और सबका सम्मान हो और सबको स्थान मिले, संविधान और लोकतंत्र को और मजबूत करें, उस दिशा में हम सब मिलकर के काम करेंगे। प्रमुख समितियां हैं पश्चिम बंगाल में, और इधर के हाजिर सिनेरियो अगर देखें, चाहे बिहार विधानसभा का चुनाव रहा हो, चाहे पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव रहा हो, इंडिया अलायंस में जो दल रहे हैं उनमें कहीं न कहीं बीजेपी के अगेंस्ट एकजुटता की कमी दिखाई पड़ेगी। 27 में क्या ये एकजुटता दिखाई पड़ेगी? हम सब लोगों को मल्टी लेयर इलेक्शन माफियाओं का मुकाबला करना पड़ेगा। मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया काम कर रहे हैं, हम सबको मिलकर के, जिन्हें लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को उनकी क्रेडिबिलिटी बचाना है, हम सबको मिलकर काम करना होगा। अखिलेश जी, कल आपने ममता जी के साथ और स्टालिन जी के साथ तस्वीर पोस्ट की, उसमें बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को संदेश है यूपी में गठबंधन टूटेगा। किसने कहा ये? बीजेपी ऐसा कह रही है। बीजेपी में कोई काम नहीं है, बीजेपी में कोई काम नहीं है, केवल निगेटिविटी फैलाना, नकारात्मक काम करना, दरारवादी लोग हैं ये झगड़ा लगाने वाले लोग हैं, ये अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड संघी साथियों के सोच विचार के साथ चलने वाले लोग हैं। आपको क्या लगता है कि अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो सरकार बन जाएगी? हमें आप डरा रहे हो क्या? समझा रहे हो? हमने 10 साल से विश्लेषण किया है ईवीएम का, जो पूरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जो सीटें दी जाती हैं, हाँ। कहा जाता है कि तमिलनाडु में हुआ, वहाँ क्यों नहीं ईवीएम में चोरी हुई? क्यों? कि हम उनको ये प्रूव करना है कि हम ईवीएम में चोरी नहीं करते हैं। आपको जो सीटें मिली उत्तर प्रदेश में, वो सीटें भी जिस दिन आपको गिनती हो रही थी उस दिन ही हमने कहा कि ये सीटें बीजेपी ने सपा को इसलिए दी हैं ताकि सपा वाले ये न कहे कि ईवीएम में चोरी हुई। वो अपनी इतनी सीटें निकाल लेते हैं, तो इसलिए आप लोगों का सारी विपक्षी पार्टियां क्यों नहीं बैलेट पेपर को लेकर के आ गए? बैलेट पेपर को क्यों नहीं आप लोग? मैं समझता हूं हमारे साथी रात भर नहीं सोए होंगे। ये सच है, पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लग रहा है। अभी एक बच्चे ने सोशल मीडिया पर ईवीएम को लेकर के एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वो केला और सेब 2 चीज लगाता है और बताता है बटन दबाइए। वोटर बटन दबाता है केला का, दोनों में दिखता है, लेकिन जब पर्ची निकलती है तो एक सेब और एक केला और उसका एक खेल हो रहा है। ये बात मैंने इसलिए कही आपको, कल एक बहुत डेवलप्ड कंट्री में चुनाव था, काउंसिल का चुनाव बैलेट से हुआ, सीक्रेट बैलेट से। इंग्लैंड में, यूके में कल बैलेट का वोट पड़ा है, पूरे इंग्लैंड ने वोट डाला है बैलेट से। क्या हम इंग्लैंड से आगे हैं? और ये मांग बहुत पुरानी है, हमारी समाजवादियों की मांग है।
जब अमेरिका, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, और इंग्लैंड ने तो कल ही वोट डाला है। मैं बात इसलिए कह रहा था कि शायद कल रिजल्ट देखते रहे होगे आप बैलेट का, तो बैलेट से वोट पड़े ये मांग हमारी रहेगी। लेकिन जो आप हमें डरा रहे हो, हम सबका भरोसा जीत कर ये कह रहे हैं कि ईवीएम से अभी हराया है, ईवीएम से फिर हरा करके ईवीएम हटाएंगे। और दूसरी बात, हमें किसी ने जिताया नहीं, बीजेपी इतनी भोली वाली नहीं है, बीजेपी इतनी भोली वाली नहीं कि हमें जिता दे। ये उनके नैरेटिव, उनका झूठा प्रचार है। ये उनके जो संगी साथी हैं अंडरग्राउंड, अनरजिस्टर्ड, जिन्होंने मुखबरी और खुफियागिरी जिंदगी भर की, उनका नैरेटिव हो सकता है। समाजवादियों को हमारे समर्थकों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने और पीडीए की ताकत ने जिता करके हमें ऐतिहासिक सीटें जिताई हैं। अब ये बताओ, इन्हें क्या बीजेपी ने जिताया होगा? ये बनारस से जीत के आए हैं। एनसीआरबी के आंकड़े आए हाल ही में, महिला अपराध नंबर 1 पे रहा हुआ। मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी क्रेडिबल चैनल इस बात पर चर्चा जरूर करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो आंकड़े आ रहे हैं वो सरकार के आंकड़े हैं, ये हमारे आपके आंकड़े नहीं है। ये जो आंकड़े आ रहे हैं वो सरकार के ही आंकड़े हैं, वही डेटा है, वही डेटा एनसीआरबी कलेक्ट करता है। और अगर मैं थोड़ी देर के लिए महाराणा प्रताप जी की अगर तस्वीर हटा दूं, और बीबीसी ने जो जारी किया है कि हमारी महिलाएं और बेटियां कितनी असुरक्षित हैं, अगर वो देख लीजिए आप डेटा। अब ये कहेंगे यूपी हमारा नंबर 1 है, आबादी में ज्यादा है इसलिए हमारी संख्या भी ज्यादा है। ये कोई तर्क नहीं हो सकता है। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते हो, जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर जीरो कर दिया। वो भेदभाव के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करते। ये देखिए आप, नेशनल एनसीआरबी के रिकॉर्ड दिखा रहा है महिला ग्राम विभाग। और यही नहीं, अगर आप SC ST वाला देखना चाहोगे तो हम वो भी दिखाते, वो भी नंबर 1 है यहां पर। सबसे ज्यादा घटनाएं उनके खिलाफ हो रही हैं यहां पर, लेकिन आपके चैनल चलाते ही नहीं है। 12 से पहले सर आपने चलाया, मैं जरूर देखूंगा। 12 से पहले आपने क्रांतिकारी यात्रा निकाली थी, क्या 27 से पहले का कुछ तरह का काम मैं कोई कार्यक्रम बताऊंगा नहीं आपको। हमारी तैयारी चल रही है। अखिलेश जी, तमिलनाडु में जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसको अभी तक गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए गवर्नर ने कॉल नहीं किया है। ऑपोजिशन लगातार क्लेम कर रहा है कि 2 टेस्ट कराना तो असेंबली में होगा, गवर्नर क्यों मेजोरिटी प्रूव कराना चाह रहे हैं? इसकी सूची देख चुके। मेरी जानकारी में नहीं है, मैं कोई इलेक्शन फॉलो नहीं कर रहा हूं, केवल यूपी देख रहा हूं और बंगाल में जो हुआ है उस पर नजर रखे हुआ हूं। और पश्चिम बंगाल में, ठीक कहा आपने, आपको याद होगा कि 2022 में हम लोगों ने आरोप ये लगाया कि समाजवादी पार्टी के वोटरों के नाम डिलीट किए गए। जब लोग पहुंचे वोट डालने तो पता लगा उनका वोट ही नहीं है वहां पर, और कई लोगों को इधर उधर दूसरे बूथों पे जाना पड़ा। तो 2 तरह की जो चीजें थी, केवल 2 ही हम चीजें बता रहे हैं अभी, तो और भी कई मैनिपुलेशन किए उन्होंने। एक मैनिपुलेशन किया उन्होंने कि हमारे 2019 में जिन लोगों ने वोट डाला था, जब 2022 में वो वोट डालने गए उनके नाम ही नहीं थे वहां पर, उनका वोट डिलीट कर दिया गया था। जब ये आरोप इलेक्शन कमीशन पे लगाया तो उन्होंने हम पे नोटिस दिया, नोटिस के जवाब में हम लोगों ने एफिडेविट के साथ जवाब दिया। तो जब एफिडेविट के साथ जवाब दिया, एक भी किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई। उसी काम को बेहतर तरीके से करने के लिए एसआईआर लेकर के आ गए, लोगों को परेशान करने के लिए एसआईआर लेकर के आ गए। और आपने हाल ही में देखा है बंगाल में कि जिनके नाम हटा दिए उसकी वजह से कितने लोग वोट नहीं डाल पाए। वो आखिरकार किसका सॉफ्टवेयर था जिसमें एरर दिखाया गया और जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर लोग वोट डालने से रह गए। आप
लगातार छात्रों को, जो मेधावी छात्र हैं उनको आप लगातार लैपटॉप देकर सम्मानित करते हैं। आपकी सरकार में भी छात्रों को लगातार सम्मानित किया गया, लैपटॉप देकर कहीं न कहीं उनके मनोबल को बढ़ाया गया। पर एक देखा जाए तो मेधावी छात्रों को सम्मानित करना या उनको प्रोत्साहित करना राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है। मुख्य विपक्षी दल के तौर पर आप कर रहे हैं, सरकार उदासीन है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम केवल लोगों को याद दिला रहे हैं कि समाजवादियों ने लैपटॉप बांटे थे बस, और केजी से पीजी पढ़ाई मुफ्त होगी बेटियों की, गरीबों का इलाज फ्री होगा। अभी जांच और दवाई के लिए आपको भटकना पड़ता है। समाजवादी सरकार आएगी तो स्वास्थ्य सेवाएं कैसे बेहतर हों, गरीब को फ्री इलाज कैसे मिले, दवाइयां कैसे फ्री मिले, इलाज कैसे फ्री मिले, और इधर कैंसर को लेकर के बड़े पैमाने पर लोगों के घर परिवार में कैंसर हो रहा है, संख्या बढ़ती चली जा रही है, और महंगा इलाज के कारण इलाज भी पूरा नहीं हो पा रहा है। कैंसर इंस्टीट्यूट पूरी खड़ी कर करके, जो 100 एकड़ में बनी हुई है, 1000 करोड़ का रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कैंसर का, उसको पुनः चला करके गरीबों का कैंसर का फ्री इलाज कराने का काम समाजवादी सरकार में होगा। परिणाम आए हैं, इसके बारे में पोस्टर लगाया गया है लखनऊ में, जिसमें भारत के लक्ष्य में दिखाया गया कि 22 राज्यों में भगवा लहराया है भारतीय जनता पार्टी का। उसमें प्रधानमंत्री को अर्जुन के रूप में दिखाया, कृष्ण के रूप में दिखाया गया, और योगी जी को अर्जुन के रूप में। जाति बदल गई। किसका? आपके बालों को लेकर कमेंट और कहा, उसमें लिखा है कि टोना टोटका करा रहे हैं आप चुनाव जीतने के लिए। आप बात ही नहीं समझ पा रहे हो। मैं कुछ कह दूंगा तो खराब लग जाएगा किसी को। चल सन्यासी मंदिर में, उसको गाना बजाइए, अगली लाइन भी प्ले करो जरा। नहीं अभी नहीं, ये गाना किसका था? चल सन्यासी मंदिर में। ये सन्यासी कौन था? अरे मनो, चश्मा लगाए हो, याददाश्त चली गई तुम्हारी। अरे यहाँ कहाँ मनोज कुमार है, जिनको कंगे की जरूरत नहीं है। अब घर तक हंसते जाना। क्यों भाई, कोई ऐसी बात है? कहीं ये भी तो बताएं, वो हमें तो कंगे की जरूरत है, तो वो ये भी तो बताएं कि कंगे की किसी को जरूरत ही नहीं है। पता लग गया? अध्यक्ष अभी आप कोलकाता गए थे और ममता बनर्जी से मिल के आए, आपने कहा कि हराया गया है आपको। अभी भी ममता बनर्जी जी ने मुख्यमंत्री का टैग नहीं हटाया, जब वहाँ मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं सुरेंद्र अधिकारी। क्या कहते, एक प्रदेश में दो मुख्यमंत्री? नहीं, अब वो तो खत्म हो गया ना, नई असेंबली बन गया, अब तो बात ही खत्म हो गई। वो उसी दिन बात खत्म हो गई थी जिस दिन मैं गया था, उसी दिन बात खत्म हो गई थी। सवाल ये है कि आप ममता बनर्जी से मिले हैं, वहाँ पर उन्होंने बातों को लेकर के सवाल खड़े किए कि चुनाव जो है निष्पक्ष नहीं हुआ, तो आपको लेकर के कुछ संदेश दिया है? क्योंकि 2027 में चुनाव यहाँ पर भी है, कोई सवाल नहीं। देखिए, आप सब जानते हो, इस अभी बाद में हर दिन रखते हैं आपके लिए वो पुराना वाला। नहीं, वो इतनी बात खत्म हो गई। देखिए, रोल ऑफ ईसीआई, आप सब लोग यहां पर हो, एक निषाद याद होगा आपको, जो दस्तखत करना नहीं जानता था, उससे दस्तखत कराए, और समाजवादी वोटरों के वोट काटने की तैयारी थी फॉर्म 7 से। नंदलाल निषाद, सुल्तानपुर का। उन्हें मैंने बुलाया, मैंने पूछा कि आप दस्तखत कर लेते हैं? तो पता लगा वो अंगूठा मारते हैं। और सोचिए, टाइप्ड, किसी कंप्यूटर से टाइप किए हुआ पेपर, फॉर्म 7 भरा हुआ, जिसमें दस्तखत किए हुए नंदलाल निषाद के, वही था ना। और वो दस्तखत करना नहीं जानता है,
बीजेपी वाले वोट कटवा रहे थे फॉर्म 7 भर करके समाजवादी पार्टी का, हम लोगों ने पकड़ा। कभी आपने पूछा जाके सरकार से सवाल है इलेक्शन कमीशन से कि भाई वो लोग फॉर्म 7 भरवा रही थी बीजेपी, आपने क्यों कार्रवाई नहीं की किसी अधिकारी पर? दूसरा, एरवा कटरा में समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष के दस्तखत हरा करके समाजवादी पार्टी का ही वोट काट रहे थे, क्योंकि जिस एजेंसी को ये वोट कटवाने का फॉर्म 7 भरवाने का काम मिला था, उस एजेंसी को पता ही नहीं था कि नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का है, जिसका वोट कट रहा है वो समाजवादी पार्टी का है। उन दोनों को मैंने यहां खड़ा किया था, अगर आपको याद हो, और वो उसका वोट बचा लिया था। इलेक्शन कमीशन और अखबार वाले आप लोगों ने इतनी सी खबर निकाली थी, इतनी सी, अगर आईसाइट कमजोर होती तो मिस कर जाते वो खबर भी। और इसी लखनऊ में सरोजनी नगर में दशरथ, नियम जो कहता है, नियम और कानून जो कहता है कि आप इससे ज्यादा फॉर्म 7 एक दस्तखत से नहीं भरवा सकते हैं, 5 के अलावा आप नियम यही कहता है कि 5 ही आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। लेकिन सोचिए कितने ऑब्जेक्शन कराए थे उन्होंने, कई 100। और मुझे खुशी इस बात की, कई पत्रकार साथी वहां पहुंचे थे, मौके पर बातचीत की थी, लेकिन उसके बाद क्या कार्रवाई की? मैंने 3 उदाहरण दिए आपको। 3 उदाहरणों पे अगर कोई कार्रवाई की गई हो तो बताओ इलेक्शन कमीशन को हम क्या माने? इसीलिए कहा मल्टीपल लेयर माफिया काम कर रहा है यहां पर। आपके पास 3 उदाहरण दिए मैंने, और कई हजारों के हम लोगों ने एफिडेविट दिए थे, जहां पर एफिडेविट देकर के ये बताया था कि 19 में था और 22 में उनका वोट काट दिया, वोटर लिस्ट से वोट हटा दिया। क्या कार्रवाई की इलेक्शन कमीशन ने? बताइए आप, कोई कार्रवाई हुई हो तो बताओ। तो क्या खुली बेईमानी नहीं चल रही क्या? किसकी क्रेडिबिलिटी हम देखें? और फिर शासन प्रशासन का काम, ईडी का काम, अभी ईडी आने वाली होगी यूपी में, कब आ रही है? एक बार ईडी आई थी, ईडी ने छापा मारा, कहा समाजवादियों का पैसा है, बाद में तो पता लगा बीजेपी का निकला। हम आज तक मांग रहे हैं वो 250 करोड़ रुपए दे दो हमें। जो कानपुर में छापा मारा गया उसमें 250 करोड़ रुपए निकले थे, याद है आपको? 22 के चुनाव से पहले। भाई वो पैसा हमारा अगर बताया तो हमें वापस तो कर दो। बीजेपी वालों कब दोगे चंदा हमें वापस? अभी अध्यक्ष जी, अभी एक जनता दरबार में ब्रजेश पाठक जी ने एक फरियादी की फरियाद सुनते हुए बोला कि इनका काम कर देना, ये अपने लोग, तो बाकी लोग का क्या होगा? हम भी तो अपने लोग हैं। खैर, ये सरकार को भेदभाव नहीं करना चाहिए। देखिए, यूपी के शिक्षा मंत्री जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि एक भी ऐसी पार्टी है जो बीजेपी के सामने खड़ी है, वो है कांग्रेस। और उसको कहीं ना कहीं जो आपकी फोटो है उसका एक जवाब के तौर पे ले रहा है सत्ता पक्ष है। वो ये कह रहे हैं कि उस फोटो के बाद उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो कांग्रेस से वही हरा सकती है बीजेपी को, और कोई पार्टी। कौन बता रहा है ये? बात समझ ही नहीं पा रहा मैं, तो हमसे क्या जानना चाहते हो? क्या मतलब उन्होंने जिस तरह से गठबंधन या अन्य दलों का नाम ले लिया, दल तो आपका भी यूपी में भी हरा सकता है। क्या चीज? दल तो आपका भी है, वो हम नहीं कह रहे। जैसे जो है सत्ता पक्ष इसको इसी लिहाज से ले रहा है कि आपने जो फोटो पोस्ट, और उसके बाद राहुल गांधी का ये बयान आया। भाई हमने कहा कि मुश्किलों में साथ नहीं छोड़ा जाता है। क्या खराब बात कही मैंने? सर, आपका ट्वीट कई लोगों में एकदम मतलब पीछे क्या? सवाल ये है कि आने वाले चुनाव में गठबंधन पूरी तरह से मजबूत रहेगा। सवाल ये है जिस तरह से सत्ता कहीं ना कहीं इससे सवाल ये है कि आने वाले चुनाव में गठबंधन पूरी तरह से मजबूत रहेगा। गठबंधन बहुत अच्छा रहेगा, गठबंधन मजबूत रहेगा। उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ये कुछ कह रहा है डेरा डालने। डेरा क्या डालना है? इतने बड़े बड़े मकान है उसमें रहो, डेरा क्या डालना है? देखिए, एक सवाल इधर से
इलेक्शन कमीशन और ये फेल नहीं है और सरकार दावे करती नहीं और आप कह रहे हो सीट में वोट नहीं है, जनता के किसी को किसने कह दिया रोड पे सीमित नहीं है? ठीक है, हम जहां दिखेंगे हराएंगे। हमारा काम है हराना बीजेपी को और जनता का साथ लेकर के हराना। हम लोग मिलकर के जनता का साथ लेकर के हराएंगे। एक सवाल है कि आज की जयंती है और आपके चारों तरफ हम देख रहे हैं कि खास करके क्षत्रिय समाज के लोग बैठे हैं, तो 2027 चुनाव में क्षत्रिय समाज का क्या भूमिका रहेगा और कितना आप टिकट देने वाले हैं 403 नहीं, बहुत अच्छा किया आपने पूछ लिया। सम्मान भी देंगे, स्थान भी देंगे। सिंदूर का जो फोटो है वो लगा रहे हैं, किस चीज का? ऑपरेशन से लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो बीपी है वो लगा रहे हैं। सारे विधायक को एक साल पूरा हुआ है वो सब लगा रहे हैं। सोम पपड़ी खाइए ना, सोम पपड़ी खाई ना। सोम पपड़ी पर्थ बाई पर्थ, भारतीय जनता पार्टी एक झूठ पर्थ पे दूसरी झूठ की पर्थ चढ़ा देती है। कौन नहीं जानता महिला क्षण लागू हो चुका है, 27 में लागू कर दो। यहाँ जितनी महिलाएं कई टिकट पा जाएंगी अपने आप, उन्हें सिफारिश के लिए भागना भी नहीं पड़ेगा कहीं, क्योंकि वो महिलाओं को आरक्षण देना नहीं चाहते। अभी बिहार में सरकार बनी है, 5 महिलाओं को मंत्रिमंडल में स्थान मिला है, केवल 33% में वो भी कम है। और बंगाल में कितनी जीती हैं या कितनों को टिकट दी हैं? इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया है और उन्होंने RO11 परीक्षा में ज्वाइनिंग पर रोक लगा दी। इस पर हम लोग विस्तार से बैठेंगे और वोट के लूट के साथ साथ हक अधिकार की भी लूट बड़े पैमाने पर सरकार में हो रही है। शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय कल कानपुर गए थे, उन्होंने कहा कि जॉनी जॉनी यस पापा जो राइम्स है, पॉपुलर राइम्स, उसको कहा है कि भारतीय संस्कृति को ये गलत सिखाता है। भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ कौन बोलता है? उन्हें बहुत पुरानी प्रैक्टिस है, बहुत पुरानी प्रैक्टिस है उनके पास। अमेरिकी आयोग ने कहा है भारत को विशेष चिंता वाला देश बताया है और आरएसएस को बैन करने की बात कही है। पुरानी बात है, आज फिर 2 घंटे पहले की बात है, तो मेरी जानकारी में नहीं आया। हम लोग 2 घंटे से ही बैठे हैं। अध्यक्ष जी, सवाल इधर से है, शंकराचार्य जी इस वक्त यूपी के दौरे पर हैं। उनसे जब पत्रकारों ने सवाल किया कि राज्यों में जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका कहीं ना कहीं वो अल्पसंख्यक में आती जा रही है और सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस का जो है वो वर्चस्व बढ़ रहा है, तो उन्होंने उसका जवाब ये दिया कि जिस तरह से अमेरिका में पूंजीवादी 2 चेहरे ही चुनाव लड़ते हैं, वही चीज अब भारत में लागू हो रही है। पूंजीवादी लोगों का जो है वर्चस्व बढ़ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? भी बड़ी बहस है, क्योंकि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के गठन के समय की बात जानेंगे, बहुत से लोग जानते होंगे कि जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था उस समय भारतीय जनता पार्टी में ये बहस थी कि वो सेकुलर होगी, सोशलिस्ट होगी कि नहीं होगी। उस समय जो उनके अध्यक्षीय भाषण था और उस समय जो प्रस्ताव पास हुआ भारतीय जनता पार्टी के गठन में, उन्होंने ये स्वीकार किया कि हम समाजवादी विचारधारा और सेकुलर रास्ता अपनाएंगे। ये केवल उनके लिए दिखावा था, वो सच्चाई में तो कम्युनल और कैपिटलिस्ट निकले और उन्हें अपने आप को सोशलिस्ट दिखाने के लिए पहली बार मंच पर जेपी की तस्वीर लेकर के वो आए थे। जेपी की तस्वीर को सबसे पहले वो लेकर के तभी आए थे जब उन्हें अपना सोशलिस्ट चेहरा दिखाना था। और जिस तरीके से धन्ना सेठों को, बड़े बड़े सेठ लोगों को अपनी पॉलिसी के माध्यम से लाभ पहुंचा रहे हैं, आज ही के अखबार में निकला है कि जो ऑयल कॉरपोरेशंस हैं या कंपनियां जो सरकार की हैं वो 1 महीने में 30,000 करोड़ के घाटे पे जा रही हैं। इसका मतलब यह है कि उस घाटा को पूरा करने के लिए बहुत जल्दी आपकी जेब से पैसे निकालने की तैयारी है।
जैसे उन्होंने गैस का सिलेंडर महंगा किया, 7 रुपए छोड़ दिया, वरना 1000 का तो हो ही गया था। क्या एहसान किया कि 7 रुपए कम कर दिया उन्होंने। और अब डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ने जा रही है। आज ही के अखबार में हम लोगों ने पढ़ा कि कॉरपोरेशंस जो हैं, जो कंपनियां हैं ऑयल की, वो 30,000 करोड़ के घाटे में चल रही हैं पर महीना। तो उस घाटे की भरपाई कौन करेगा? सरकार नहीं करेगी, जनता करेगी, क्योंकि ये मुनाफाखोरी को कम नहीं होने देना चाहते हैं। आखिरकार मुनाफा कौन कमाने दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग मुनाफा कमाने दे रहे हैं। इनको हर चीज बेचनी है। प्लासियो मॉल सरकार का था, याद कीजिए आप। ये जो मॉल है, सबसे बेहतरीन देश का मॉल जो बना है लखनऊ में, ये सरकार का एसेट था। लेकिन इस सरकार के एसेट को किसने बेचा? भारतीय जनता पार्टी ने बेचा। किसान बाजार, जहां पर बड़े बड़े कैफे खुल गए हैं, वो किसानों के लिए किसान बाजार था। उसके बगल में जो होटल बना है, वो भी किसानों का था। वो किसने बेचा? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सरकार की एसेट है। ये सरकार के ईपीसी मॉडल समाजवादियों का दिया हुआ है। ईपीसी मॉडल पे बनी है सड़कें। लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे किस पे बना है? अरे अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहे, अभी बात कर रहे हैं एसेट किसके लिए क्रिएट किया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी पूंजीवादी को बढ़ावा देती है और चुनाव में जो खर्चा करते हैं, ये गैंग है, गैंग उद्योगपतियों का, बीजेपी के लोगों का और कुछ हमारे अपने लोगों का, नहीं तो दिखाएंगे नहीं टीवी पर। ये सब मिलकर के गैंग बन गया है। तो उन्हें पता होना चाहिए देश में ये गैंग की तरह काम कर रहे हैं, गैंग की तरह। बीजेपी जितना पैसा कोई नहीं खर्च कर सकता है चुनाव में। इसीलिए मैंने कई बार कहा इनको जनता हराएगी, इस बार जनता परिवर्तन लाएगी। सर लेकिन अगर बंगाल की तरह यहाँ पर भी 3 लाख वोट तैनात हो गए तो क्या बता रहे हो आप? यहाँ पर भी 3 लाख अगर वोट तैनात हो गई तो 3 लाख कम पड़ेगी यहाँ 10 लाख करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे बॉर्डर खाली हो जाएंगे। अभी तो नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर खाली हुआ था। और आपको मैं बता दूं, यूपी में जो फोर्स आएगी, सेंट्रल फोर्स, वो नॉर्थ ईस्ट की आएगी और साउथ की आएगी। आज ही बता दे रहा हूं मैं आपको, क्योंकि जब बंगाल में गए तो यूपी बिहार के लोग गए थे। पहली बार सेंट्रल फोर्स के लोगों को छुट्टी मिली है चुनाव के बाद, 15 दिन की छुट्टी दे दी। लखनऊ की सरोजनी नगर में एनडीए 42 लाख रुपए किसानों की जमीन लेने के लिए दबाव बना रहा है। वहाँ के तमाम सारे किसान कह रहे हैं अखिलेश यादव की सरकार उसी को हमें उचित मुआवजा मिलता। मैं आपके सवाल का यही जवाब दूंगा। अपने किसान भाइयों से कहूंगा मैं कि जिस तरीके से किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बाजार का भाव दिया था, मैंने बाजार की कीमत दी थी, सर्किल रेट बढ़ा करके समाजवादी सरकार में उनको मुआवजा दिया जाएगा। इसलिए कानूनी मदद लें, कानूनी मदद लें। अगर मुआवजा कम मिल रहा है तो न्यायालय जाएं और कानूनी मदद लें उसके लिए। जनता के आक्रोश की वजह से स्मार्ट मीटर जो प्रीपेड और सबसे स्मार्ट मीटर प्रीपेड था पोस्टपेड हो गया है। ऐसे ही अगर फैसला लिया जाए तो ईवीएम बैलेट पेपर से मीटर सब लोग घर से निकाल के बाहर फेंक दिए। कैसे लगेगा आपको दोबारा ये सब? लगाना क्यों है? 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं हम लोग, 300 यूनिट फ्री की बात कर रहे हैं। और ये पत्रकार भाई हमसे तो सवाल पूछ लेते हो आप, कभी सरकार से पूछा कि तुमने बिजली का कारखाना कहां लगाया है? बिजली का कारखाना कितनी बार बताऊं? अंबेडकर नगर में 6 इंटू सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट समाजवादी सरकार में लगा।
ललितपुर में 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगाया समाजवादी सरकार में। इसी तरह 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगाया एटा में, हरदुआगंज में, कानपुर में लगा, पनकी में, घाटमपुर में लगा 3x660 सुपर क्रिटिकल प्लांट निवेली लिग्नाइट का। इसी तरह प्रयागराज में, मेजा में लगा, आपका हरदुआगंज लगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोयले से बनने वाली बिजली को बढ़ाया किसी ने तो समाजवादी सरकार ने। और केवल इसके साथ साथ यही नहीं, कभी ट्रांसमिशन लाइन पे बात की सरकार ने? सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन लाइन अगर किसी ने बिछाई जिस पर बिजली आ रही है वो समाजवादी सरकार में। उसके बाद सबसे ज्यादा सबस्टेशन बनाई किसी ने तो समाजवादी सरकार ने। और तहसील स्तर पर नगर पालिका, नगर निगम या टाउन एरिया से फीडर सेपरेशन का काम, क्योंकि किसानों को अगर हमें ज्यादा बिजली देनी हो, गांव को ज्यादा बिजली देनी हो, उसके लिए फीडर सेपरेशन का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी सरकार ने किया। डिस्ट्रीब्यूशन का काम अगर किसी ने किया, समाजवादी ने किया। बताओ, तुम्हारे मुख्यमंत्री जी बात कर सकते हैं इस बात पर? तो बताओ, ट्रांसमिशन लाइन पे कितना कह देंगे? कौन सी ट्रांसमिशन लाइन पे कभी बात की उन्होंने? कभी सब स्टेशन के बारे में कहा हो? इतने बड़े बड़े प्लांट लगे, बताओ डबल इंजन की सरकार ने कोई नया प्लांट दिया हो, सस्ती बिजली उपलब्ध कराई हो? मुझे याद है जिस समय बनारस में धरने पे बैठ गए थे 2 बीजेपी के नेता, आज हमारे बीच नहीं है दोनों लोग। जब उनके साथ बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का क्षेत्र हो गया है तो इसमें बिजली 24 घंटे आ जाए। तो मैंने उससे निवेदन किया कि जब देश में प्रधानमंत्री यूपी से बने हैं तो यूपी का बिजली का कोटा बढ़ा दें जिससे सस्ती बिजली उपलब्ध हो जाए। लेकिन आज तक बिजली का कोटा नहीं बढ़ाया। इन्होंने कोटा नहीं बढ़वाया, ना बिजली बनाई, केवल स्मार्ट मीटर लगा दिए। इन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पर जो पैसा लूटा, लखनऊ में 2 मजदूर सेप्टिक टैंक में गए, दोनों की जान चली गई। बताइए, ये स्मार्ट सिटी है इनका। और इन्होंने जो स्मार्ट मीटर लगाए, हम बधाई देना चाहते हैं उन महिलाओं को, माताओं को जिन्होंने उठा करके फेंक दिए सर स्मार्ट मीटर। जेवर एयरपोर्ट पर वहाँ के विधायक है ठाकुर वीरेंद्र सिंह, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। कहा है कि जब दिल्ली में किराया 3600-4300 के बीच है तो 5700 के टिकट पर कौन सवारी करेगा? और इसके अलावा वहाँ तक एयरपोर्ट तक जाने के लिए सड़कें भी बेहतर नहीं है। उन्होंने सीएम को लेटर भी लिखा है। अच्छा, वो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, वहां से लंदन जाती है। ज़ूरिक कंपनी ने बनाया, ज़ूरिक हवाई जहाज जाता तो बात बनती। वहां से हवाई जहाज कहां आ रहा है? नहीं, कहां आना है बताइए आप? बनाए इंटरनेशनल एयरपोर्ट और हवाई जहाज कहां आ रहा है? नोएडा से लखनऊ। और वो भी अगर शिकायत हो गई हो तो बताइए कब आएंगे पैसेंजर उसमें? ये जो उद्घाटन हुआ है ये बेचने के लिए उद्घाटन हुआ है। ये एयरपोर्ट बेचा जाएगा। लखनऊ में जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, और ये जो मीटर है, सुनने में आए मीटर को दूर से ही डिस्टर्ब किया जा सकता है। स्मार्ट मीटर, इसको रिमोट से या किसी और माध्यम से, मतलब स्मार्ट मीटर अगर कर सकते हैं ये लोग तो ईवीएम नहीं कर सकते क्या? बताओ, स्मार्ट मीटर को जब ये गड़बड़ कर सकते हैं, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। कल ही इंग्लैंड ने वोट डाले, बैलेट से वोट डाले, तो बैलेट से क्यों नहीं वोट पड़ सकता? ये बात उन्होंने याद दिला दी। तो हम कह रहे हैं कि सारी पार्टियां क्यों और फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या इस तरह की चीज है तो वो शक के दायरे में आ रही है। और डेमोक्रेसी में शक के दायरे में नहीं कोई चीज आनी चाहिए। ईवीएम या इलेक्ट्रॉनिक चीजें शक के दायरे में है। और अब तो गरीब भी जान गया कि जब स्मार्ट मीटर को मैनिपुलेट कर सकते हैं, दूर से उसको चलाया जा सकता है। स्मार्ट मीटर जब चलाया जा सकता है दूर से, तो ईवीएम को डिस्टर्ब नहीं कर सकते क्या? इसलिए जिस तरीके से इंग्लैंड ने कल वोट डाला है बैलेट से, उसके पक्ष में हम लोग रहेंगे। आज नहीं कल
साल लगे या सदी, हम लोग ईवीएम हटा करके रहेंगे। बड़े अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जो है हमने क्यों, कहीं जाना नहीं है तुम्हें? अच्छा, क्या है? सिपाही ने एक वीडियो जारी किया है। वो किसने? सिपाही ने वीडियो जारी किया है। देखिए, उस बहादुर सिपाही का क्या होगा मैं नहीं जानता हूं। उस बहादुर सिपाही का क्या होगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उसने पोल तो खोल दी सरकार की। और सरकार की एक बार नहीं पोल खुली है, कई बार पोल खुली है। रिश्वत लेना रिश्वत देना एक ही धारा है। कोई वकील अगर हो तो वो जानता होगा, हम तो नहीं है वकील, लेकिन हमें तो यही बताया गया कि रिश्वत लेना रिश्वत देना एक ही धारा है। आप बताइए, एक आईएएस अधिकारी पर आरोप लगा था, हम लोगों ने न जाने कितना बुरा भला कहा उनको। हम अपने शब्द वापस ले चुके हैं, फिर ले रहे हैं शब्द वापस। उन्हें ईमानदार घोषित कर दिया गया है। कम से कम जो दे रहा था, जिसने शिकायत की, उस पर तो कार्रवाई हो। वो उद्योगपति भी छोड़ दिया जिसने झूठी शिकायत करी हमारे ईमानदार आईएएस की। हमारे ईमानदार आईएएस को जिन्होंने बुरा भला हम लोगों से भी कहलवाया, पूरे प्रदेश और देश में जिसकी छवि खराब की, वो कौन था उद्योगपति, ये बताइए आप। उस उद्योगपति के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? नहीं, गाना इसलिए मत बताओ क्योंकि चुनाव में एक नारा चलता था, चल सन्यासी मंदिर में। उस सन्यासी कौन थे? वो सन्यासी कौन थे बताओ आप? नहीं 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 नहीं, अभी अरे बाद में बात है। किताब मिल गई हमें बेटा। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। कवि है, कवि है, बाद में जब सब लोग चले जाएंगे तब, क्योंकि कहीं कविता में कुछ गलत होगा तो हमारे मर जाएंगे सर। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बहुत सावधानी से हर चीज। ये जमाना अलग है, डिजिटल फुटप्रिंट बना रहता है, कहीं की बात कहीं जोड़ देंगे लोग। और डेली यहां तो कंपनी हायर हुई है। हम पत्रकार साथियों से निवेदन करेंगे, ये जो साजिश करने वाली कंपनियां आ गई हैं, जो ले लिख करके इधर उधर पहुंचा रही हैं, उनकी जानकारी थोड़ी बहुत तो मिल गई है हम लोगों को। पूरी जानकारी और दे देना हमें। एक सवाल है, बस एक सवाल। जाओगे नहीं अब? लखनऊ में जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता धरना करते हैं तो बीजेपी के कार्यकर्ता उनको मारने लगते हैं, जबकि पुलिस खड़ी रहती है, वो कुछ नहीं देखते। कहाँ पे हुआ ये? कब? अच्छा, वो मैं अपने कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा, कि उत्साह और जोश में किसी के कार्यालय पर मत जाइए, और जब पार्टी तय करे तब जाइए। हमारा एक पत्रकार साथी एक सवाल पूछ रहा था कि आप सड़क पे क्यों नहीं जा रहे हो? एसआईआर में बेईमानी होने दें, हम वोटर लिस्ट में बेईमानी होने दें? वो चाहते कि हम लोग सड़क पर घूमते रहें और वो वोटर लिस्ट में बदलाव कर लें। बड़े होशियार हो बीजेपी वालों, अपने एजेंट यहां भी भेज दिए। जब लड़ना होगा तो हम उसके लिए तैयार हैं। और आज तो हमारे महाराणा प्रताप के अनुयायी लोगों ने बहुत कुछ दिया है। चेतक की लॉयल्टी भी बताई है उन्होंने कि चेतक कितना वफादार था। और कहाँ है भाला? एक भाला वहां भी है, तलवार भी है, गदा भी है। तो इसलिए ये कंफ्यूज मत होइए, हम लोग कंफ्यूज नहीं है उनके नैरेटिव में। वो ये चाहते हैं कि हमारा कार्यकर्ता भागता रहे इधर से उधर और वो अपनी वोटर लिस्ट में हेराफेरी कर ले। आज तक जिन पे एफिडेविट दिए उन पे कोई कार्रवाई नहीं की इन्होंने। अभी आप पता करिए, अभी वोटर लिस्ट फिर बननी है। अभी मैं कहूंगा, एक मिनट, वो कागज है कि कितने सेम नाम के निकले हैं, मैं कल बताना भूल गया था आप लोगों को। अभी भी सेम नाम के लोग अवेलेबल हैं। एक परिवार के बढ़ा दिए नाम। अगर मान लीजिए आपकी फैमिली के नाम बढ़ा दिए हमने, आपको लग रहा है कि आपका वोट पड़ जाएगा, जब सेंटर फोर्स आएगी बीजेपी डाल देगी वो वोट आपका। देखिए किसमें डेड लोगों के वोट बनवा दिए, बताइए। अभी भी फिर एसआईआर का फायदा क्या हुआ बताइए आप? एक लंबी सूची है।
मैं आज तो नहीं, क्योंकि आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है, आज नहीं, लेकिन अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी का सपोर्ट नहीं दे रहा इलेक्शन कमीशन, क्या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है वो हमारी मदद नहीं हो रही है, हमें किस ऐप पर वो लोग क्या कर रहे हैं वो भी हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा। याद कीजिए, हम लोगों ने तो आप लोगों के सामने कहा था और इलेक्शन कमीशन को लिख के दिया था कि टेक्नोलॉजी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज को ट्रेन तो करो उस टेक्नोलॉजी को लेकर के। आप मैनिपुलेशन करवा रहे बीजेपी से मिलकर के, हमें कोई ट्रेन नहीं कर रहे हो, हमें अपने संसाधन लगाने पड़ रहे हैं वोटर लिस्ट पे नाम ढूंढने के लिए। कई विधानसभाओं में निकले एक ही नाम के न जाने कितने नाम। अगर 5 मिनट बैठो मैं लिस्ट दे दूंगा अभी आपको एक विधानसभा की, कोई लेके आ रहा है कि नहीं है? एक दे दो कोई प्रिंट आउट, देखिए आप इतने हैं। अगर हम विधानसभा निकाले, मान लीजिए बेहट में कितने निकलेंगे, देखिए लिस्ट है हमारे पास। कैराना में कितने नाम निकले, एक ही नाम, डबलिंग है, फादर एंड सन का नेम सेम है। ये देखिए बूथ नंबर 108 में कैराना चरथावल में कितने निकल रहे हैं, सेम नाम है। देखिए चौधरी विकास वरेश पाल, चौधरी विकास वरेश पाल। रतन सिंह के नाम के देखिए, अच्छा मैं पढ़ी दूं फिर। ये बेहट है और बेहट में 2 केस के मेरे बता रहा हूं। हर्ष चौहान, फादर्स नेम लक्ष्मीचंद, बूथ नंबर 171 पे इसी नाम के 3 वोट हैं, ठीक है। केस नंबर 2 रीना चौधरी, फादर नेम विकास, ये 2 वोट हैं यहां पर। अगर आप हर बूथ पे 5 वोट भी एक्स्ट्रा हैं तो देखिए क्या खेल होगा आगे जाकर के। अब आप देखिए रामपुर मनिहारन का नीरज कुमार, सुनील फादर्स नेम, बूथ नंबर 321 पे 3 वोट हैं एक ही नाम के। कैराना देख लीजिए आप। इसी तरह आपका थाना भवन है, शामली है। अब आप देखिए चरथावल, नेहा, फादर्स नेम मोहित कुमार, नेहा के 4 वोट हैं यहां पर एक ही नाम पर। केस नंबर 2 उसी विधानसभा में चरथावल, बूथ नंबर 144, 4 वोट ममता के नाम पर है, कृष्णवीर। तो ये क्या रिवीजन कर रहे हैं आप बताइए। आप देखिए ये अयोध्या में आर्य सामंत मौर्य, शक्ति सामंत मौर्य, बूथ नंबर 53 में 4 वोट एक्स्ट्रा हैं एक ही नाम के, फादर एंड सन सेम। अभी तो वही निकाले कि फादर सन एक साथ जिनके नाम है। तो हमें क्या इलेक्शन कमीशन सपोर्ट कर रहा है? अगर हमारे पास लोग ना हो, ऑफिस ना काम कर रही हो, तो बताओ इतनी बड़ी वोटर लिस्ट को हम कैसे देखेंगे? पूरे उत्तर प्रदेश ही निकाली हम लोगों ने, केवल सेलेक्टिव बूथ निकाले हैं। तो ये टोटल कितने वोट हैं जो फर्जी बनाए हुए हैं इन्होंने? अरे यार कौन सुन रहा है यार, तुम बात नहीं कर रहे यार। तुम तो ऐसे बोले तुम्हारे कहने सुन लेंगे सब। तुमने बोल दिया यहां से सुन लिया, तो क्या करें बताओ? कहीं फंदा है, फांसी पे लटक जाए हम सब? लड़ेंगे इसी तरह। तुम्हें तो ये भी नहीं पता था कि हमने ये ढूंढ लिया, तुम्हें पता था क्या? हाँ तो ठीक है, इतना ही ज्ञान रखो फिर। जब तुम्हें यही नहीं पता था कि हम क्या ढूंढ रहे हैं, सोचिए आप, ढूंढ के निकाल के दिया, लो पढ़ो, इसको ही दे दो भाई किताब, शायद अपने चैनल पे पूरे दिन यही चलाएगा। लो चला दे। कौन सी चैनल है तेरा? अरे कुछ नहीं चलाएगा, अपने चैनल चलाने के लिए चल रहा है। तो ये देखिए आप कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, देखो कितनी मोटी है, देखिए आप। ये तो एक पार्ट है और न जाने कितने ऐसे निकलेंगे अगर हम लोग देखेंगे। और झांसी का बताई दिया कि कितने वोट निकले, डिलीट डेथ जो थी 395 तो मृतक का नाम है, हाँ, और करीब 700 डुप्लीकेट नाम और एक आदमी का नाम 5 जगह दर्ज है। बताइए आप। तो फिर SIR और सॉफ्टवेयर किसका इस्तेमाल कर रहे हैं बताओ आप? ये तो स्मार्ट मीटर की तरह इनका, इसको स्मार्ट सॉफ्टवेयर है। मतलब आप क्या कर रहे हो ऐसा? अब बताओ, पूरी पॉलिटिकल पार्टी को झाड़ रखा है आपने इसमें। अगर हम यहां से ध्यान हटा दें तो हम वोट डालने क्या जाएंगे बताओ आखिरी दिन? आप खुद सोचिए ना कि अगर हम ये होमवर्क करना छोड़ दें, अगर हम अपनी टीम को न लगाएं, पार्टी के वर्कर्स को न लगाएं, इंफॉर्मेशन न दें, तो आप क्या वोट डालोगे बताओ? जब वोट ही नहीं होगा आपका तो किसको हटाओगे यार सरकार से? उनके पास तो भरे पड़े हैं IAS, IPS, जाने कितने रिटायर्ड,
पूरे देश का सब ब्रेन उन्होंने रख लिया अपने पास, पूरे देश का। तो ये बात हम लोग नहीं समझ रहे हैं कि कितनी बेईमानी की तैयारी है उनकी। सर, मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है सभी अधिकारियों को विधायक सांसदों का सम्मान करने का। तो अभी तक क्या खड़े नहीं होते थे विधायकों को देख करके? वो बहुत बार किए तो सुनता कई बार होते कितने जारी हो गए पता लगा। भाजपा में कोई ना कोई पद जरूर मिलता है। वो ठग वाला गाना लगा दो। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सबका। ये ले जाए कोई कॉपी जिसको चाहिए हो, उसे जो प्राइम न्यूज अपनी। ठीक है, आप सब लोगों को नमस्कार। आज सुबह से पंजाब सरकार में आम आदमी पार्टी के मंत्री संजीव अरोड़ा जी के घर पे ईडी की रेड चल रही है। ईडी का काम है कि देश के अंदर अगर कहीं मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है तो उसको रोकना, उसकी जांच करना। अगर इस मकसद से ईडी अपनी कार्रवाई करे तो हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो हमने देखा कि जब से मोदी राज आया है इस देश के अंदर, सीबीआई भ्रष्टाचार के रोकने के लिए काम नहीं करती और ईडी मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए काम नहीं करती। वो सिर्फ और सिर्फ दूसरी पार्टियों को तोड़ने, उनके नेताओं को डराने, धमकाने और उन्हें बीजेपी में शामिल कराने का काम करती हैं। आज सुबह से जो संजीव अरोड़ा जी के घर पे कार्रवाई चल रही है वो भी उसी दिशा में एक कार्रवाई है। संजीव अरोड़ा के घर पे ईडी कोई मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने नहीं आई। पिछले 1 महीने के अंदर ये दूसरी ईडी की रेड है संजीव अरोड़ा जी के यहां। एक बार 17 अप्रैल को आई थी ईडी। संजीव अरोड़ा जी के जितने ठिकाने थे, गुड़गांव में, लुधियाना में, दिल्ली में, हर जगह उन्होंने रेड की। 3 दिन तक रेड चली। उस 3 दिन की रेड में ऐसा क्या था जो नहीं मिला, जो ढूंढने आज आए हैं? मैं बताता हूं कि उन 3 दिन की रेड में क्या नहीं मिला जो आज ढूंढने आए हैं। उसी वक्त अशोक मित्तल जी के यहां रेड हुई, उनके यहां भी 3 दिन रेड चली और उस 3 दिन की रेड के बाद अशोक मित्तल जी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। उनके यहां रेड खत्म हो गई, उनका सारा मामला रफा दफा हो गया। संजीव अरोड़ा जी ने बीजेपी ज्वाइन नहीं की। उस दिन उन पर काफी दबाव डाला गया, बीजेपी ज्वाइन कर लो, बीजेपी ज्वाइन कर लो। अगर वो उस दिन बीजेपी ज्वाइन कर लेते तो शायद आज ईडी की रेड नहीं होती। तो आज ईडी की रेड हुई है उनको सबक सिखाने के लिए कि तुमने बीजेपी ज्वाइन क्यों नहीं की। या तो बीजेपी ज्वाइन कर लो और नहीं तो गिरफ्तार कर लिए जाओगे। इसलिए आज ईडी की रेड हुई है। यह बहुत ही दुख की बात है जिस तरह से एजेंसीज को दुरुपयोग किया जा रहा है मोदी राज के अंदर। पंजाब को खासकर मोदी जी टारगेट कर रहे हैं। पंजाब के लोगों के साथ धक्का किया जा रहा है, पंजाब के लोगों के साथ नाइंसाफी की जा रही है, पंजाब के लोगों को कुचलने की कोशिश की जा रही है, पंजाब के लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। पिछले 4 साल में मोदी जी ने पंजाब में पहले 3 काले कानून लाने की कोशिश की। पंजाब के किसानों के विरोध के सामने मोदी जी को झुकना पड़ा। पिछले 4 साल से ग्रामीण विकास का हजारों करोड़ रुपया, जिससे मंडियों की, गांव-गांव की सड़कें बननी होती हैं, वो प्रधानमंत्री जी ने रोक दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी टेक ओवर करने की कोशिश की गई। चंडीगढ़ को, हरियाणा को ट्रांसफर करने की कोशिश, पंजाब से छीनने की कोशिश की जा रही है। पंजाब के पानियों के ऊपर डाका डालने की कोशिश की जा रही है। बीबीएमबी को हथियाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे न जाने कितने मामले हैं जो केंद्र सरकार और मोदी जी पंजाब के लोगों के साथ धक्का कर रहे हैं। और अब पिछले कुछ दिनों से रोज बस एक ही खबर है, आज ईडी ने यहां रेड कर दी, आज ईडी ने वहां रेड कर दी। जैसे ही बंगाल के चुनाव खत्म हुए, ईडी की पूरी दिल्ली की टीम, केंद्र की टीम सारी जो है वो पंजाब के अंदर आ गई है।
उनका मकसद कोई काला पैसा ढूंढना है, मनी लॉन्ड्रिंग ढूंढना नहीं है। आज से 10 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने भाषण में शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, संगीन आरोप लगाए थे। कोई देश का प्रधानमंत्री अगर किसी के खिलाफ संगीन आरोप लगाए तो छोटी बात नहीं है। ऐरे गहरे ने आरोप नहीं लगाए थे, बीजेपी के किसी स्पोक्सपर्सन ने आरोप नहीं लगाए थे, बीजेपी के किसी छोटे नेता ने। प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री ने शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ आरोप लगाए थे। आज प्रधानमंत्री जी खुद उन्हें सीएम की शपथ दिला के आए हैं अपने हाथ से। अमित शाह जी ने हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए थे, उसको इन्होंने असम का मुख्यमंत्री बना दिया। अजीत पवार के खिलाफ प्रधानमंत्री जी ने खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, उसके 6 दिन के अंदर उसको महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना दिया। शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ ईडी नहीं जाएगी, ईडी संजीव अरोड़ा के खिलाफ जाएगी। हेमंत बिश्व शर्मा के खिल को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, गिरफ्तार केजरीवाल को किया जाएगा। अजीत पवार को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, गिरफ्तार मनीष सिसोदिया। क्यों? उन्होंने सबने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो इनका मकसद देश से भ्रष्टाचार दूर करना नहीं है, इनका मकसद मनी लॉन्ड्रिंग रोकना नहीं है, इनका मकसद केवल और केवल दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाना है। आज पंजाब के अंदर इनके पास चुनाव लड़ने के लिए, खड़े करने के लिए नेता नहीं है, इसलिए दूसरी पार्टियों को तोड़ तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल कराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मोदी जी को याद दिलाना चाहता हूं पूरी विनम्रता के साथ, पंजाब गुरुओं की धरती है। आज मोदी जी जो पंजाब के साथ अत्याचार कर रहे हैं वो हमें उस वक्त की कई सौ साल पहले की याद दिलाता है जब औरंगजेब ने भारत के अंदर जगह जगह अत्याचार कर करके भारत के कई हिस्सों पे कब्जा कर लिया था। आज मोदी जी ने बेईमानी कर करके भारत के कई हिस्सों पे कब्जा कर लिया है। उसके बाद औरंगजेब की नजर पंजाब के ऊपर पड़ी। पूरे देश के बेईमानी पे कब्जा करने के बाद अब मोदी जी की नजर भी पंजाब के ऊपर पड़ी है। औरंगजेब ने पंजाब के लोगों के साथ खूब अत्याचार किया, मोदी जी भी पंजाब के लोगों के साथ खूब अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त हमारे गुरु साहिबान ने औरंगजेब के अत्याचार का सामना किया, अन्याय का सामना किया और अपनी कुर्बानियां दी। उनकी कुर्बानियों से प्रेरित होकर आज पंजाब के लोग खड़े होकर मोदी जी के अत्याचार और अन्याय का सामना करेंगे और पूरे देश को मोदी राज के अन्याय और अत्याचार से मुक्ति दिलाएंगे। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, 4 साल पहले भी आप पंजाब के साथ खिलवाड़ कर चुके हैं, जब आपने 3 काले कानून लाने की कोशिश की थी और पंजाब के किसानों के सामने आपको घुटने टेकने पड़े थे। आज आपने फिर पंजाब को ललकारा है, पंजाब इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं मोदी जी से हाथ जोड़ के विनम्रता से निवेदन करता हूं, पंजाब के साथ धक्काशाही करना बंद कीजिए। अगर आपका कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। मेरा यही कहना है कि ये बेईमानी से जीते हैं बीजेपी वाले, ईमानदारी से ये चुनाव जीत नहीं सकते। मोदी जी देश के अंदर बहुत 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 ज्यादा अनपॉपुलर हो चुके हैं। अगर ईमानदारी से एक भी चुनाव कराया जाए तो बीजेपी एक भी स्टेट इस देश के अंदर नहीं जीत सकती। सर, इट सीम्स लाइक कि अब बीजेपी पंजाब को लेके बहुत ज्यादा फोकस्ड है, बंगाल का कैंपेन उनका ओवर हुआ, तो ये कहा जा रहा है कि पंजाब जीतना उनका सपना है, बॉर्डर स्टेट आखिरी बचा है जहां मोदी सरकार नहीं है। मैंने तो कहा था औरंगजेब का भी सपना था और मोदी जी का भी सपना है। औरंगजेब को भी नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू दिस स्पेशल प्रेजेंटेशन ऑन एनडीटीवी। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी के इस विशेष कार्यक्रम में। एक तरफ जहां पर सारी नजरें गुजरात के चुनाव पर लगी हुई हैं, वहां पे सारे बड़े बड़े नेताओं का लगातार कैंपेनिंग चल रही है, गुजरात को जीतने की जद्दोजहद चल रही है। वहीं दिल्ली में, देश की राजधानी में भी एक जबरदस्त कैंपेन इस वक्त चल रहा है और वो कैंपेन है एमसीडी चुनाव से लेकर, यानी कि लोकल बॉडीज के चुनाव को लेकर। और उसी पे आज बात करने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी शरद हैं और शरद और हम मिलकर कोशिश करेंगे
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो हमें समय दिया है उस समय में समझने की कि अरविंद केजरीवाल जी 15 साल से अगर जनता बीजेपी को ट्रस्ट कर रही है तो आपका ऐसा क्या रोड मैप होगा कि इस बार यहां पर भी एमसीडी के चुनाव में भी आपका परचम रह रहा है। लेकिन उससे पहले आप सब जरा, इतने सारी जबरदस्त ऑडियंस है, ताली बजा के मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर दीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हमारे साथ हैं। थैंक यू। अरविंद जी, तो सबसे पहले इसी से शुरू करते हैं, क्यों जनता आपको वोट दे इस बार एमसीडी में? क्योंकि हमने पिछले 7 साल में बहुत काम किया। जो जो जिम्मेदारी जनता ने हमें दी उन सब में उन्होंने हमें स्कूलों की जिम्मेदारी दी, हमने स्कूल अच्छे कर दिए। उन्होंने अस्पतालों की जिम्मेदारी दी, हमने अस्पताल अच्छे कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए। उन्होंने बिजली की जिम्मेदारी दी। पहले दिल्ली में पावर कट बहुत लगते थे, अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, बहुत सारे लोगों को मुफ्त बिजली मिलती है। आज ही एक सर्वे आया है जिसमें पता चला है कि सबसे कम महंगाई पूरे देश में दिल्ली में है। पूरे देश का एवरेज इन्फ्लेशन 6.9 के करीब है, दिल्ली का 2.9 है। और कई सारे शहर ऐसे हैं जिसका 7, 8, 9, 10% है। तो बहुत सारे काम किए, इसलिए अब हमें बहुत बुरा लगता है, आपको भी बुरा लगता होगा जब दिल्ली के अंदर घूमते हैं, चारों तरफ इतना कूड़ा करकट देखते हैं, चारों तरफ इतनी गंदगी देखते हैं, इतने मक्खी मच्छर हैं, तो रोड साफ नहीं हो रही हैं, रोड पे इतनी मिट्टी है, गलियां साफ नहीं होती, लोग घर से बाहर निकलते हैं, गलियां साफ नहीं होती, नालियां साफ नहीं होती, कूड़ा करकट है, कूड़े के पहाड़ बन गए हैं। तो लोग ये चाहते हैं कि इसकी भी सफाई होनी चाहिए। और लोगों को आम आदमी पार्टी पे भरोसा है कि आम आदमी पार्टी वाले काम करते हैं, ये काम करने वाली पार्टी है। तो एक तो दिल्ली को साफ करेंगे, अपनी प्यारी दिल्ली है, दिल्ली से हम सारे प्यार करते हैं, तो दिल्ली को साफ करेंगे, दिल्ली को सुंदर बनाएंगे, चमकाएंगे। दूसरा, एमसीडी में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा। कोई भी काम कराना हो आपको पैसे लेते हैं इनके नेता। लेंटर कोई कंस्ट्रक्शन करे, हर लेंटर के पैसे लगते हैं। कोई लाइसेंस लेना हो किसी व्यापारी को, पैसे लगते हैं। और इतना ज़्यादा लीकेज है, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे और लोगों के सारे काम बिना पैसे के होने चालू होंगे। एक, जैसे आपको पता होगा, दिल्ली में किसी ने छोटा सा छज्जा निकाल लिया मान लो, तो उसके पैसे लेने पहुंच जाते हैं ये लोग। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने माइनर वेरिएशंस कर रखे हैं अपने मैप से, उसको रेगुलराइज करने की एक स्कीम लेके आएंगे कि छोटी छोटी पेनल्टी लेके, नॉमिनल पेनल्टी लेके सबको रेगुलराइज कर दें, ताकि लोगों के दिमाग सर पे जो तलवार लटक रही है वो खत्म हो जाए। व्यापारी बहुत दुखी हैं एमसीडी से, व्यापारियों को बहुत काम पड़ते हैं, लाइसेंस लेने होते हैं, उनको किसी को भी सील कर देते हैं, फिर डीसील करने के पैसे लेते हैं। व्यापारियों को जितने काम एमसीडी से पड़ते हैं, सारे कामों को हम ऑनलाइन कर देंगे। आपको घर बैठे आपके सारे काम होंगे, जैसे दिल्ली सरकार में होने चालू हो गए हैं। व्यापारियों को से कन्वर्जन चार्ज और पेनल्टी चार्ज के नाम पे, पार्किंग चार्ज के नाम पे इन्होंने करोड़ों रुपए वसूले हैं, वो बंद किया जाएगा। रेडी पटरी वाले बहुत दुखी हैं। रेडी पटरी वाले, उनसे पैसे लिए जाते हैं, उनको आर्म ट्विस्टिंग की जाती है, उनसे एक्सटॉर्शन किया जाता है। उनके लिए वेंडिंग जोन बनाएंगे, और वेंडिंग जोन ऑर्गेनाइज्ड तरीके से होगा, सुंदर होगा, सबको लाइसेंस देंगे बैठने के लिए, ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमा सके, कूड़ा करकट भी ना हो, और एक सुंदर वातावरण और अच्छी जिंदगी मिले। और एक चीज की, 6-6 महीने तक कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती और कर्मचारी भटकते रहते हैं, वो धरने प्रदर्शन करते रहते हैं। मैं सारे कर्मचारियों को आश्वासन दे रहा हूं, हर महीने के पहले हफ्ते में आपके अकाउंट में आपकी तनख्वाह आ जाएगी। मैं कहीं से लाऊं पैसा, मेरे पे भरोसा रखो, जो मैं कहता हूं मैं करता हूं। अरविंद जी, कूड़ा आपने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया, और नो डाउट कूड़ा बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन कूड़े के जो पहाड़ हैं ये जमीन पे कैसे आएंगे, कब तक आएंगे, और आप करेंगे कैसे, ताकि लोगों को यकीन हो? क्योंकि चुनावी वादा तो हो जाता है, लेकिन ये होगा कैसे, ये लोग जरूर जानना चाहेंगे। ये चुनावी वादा नहीं है, ये केजरीवाल की गारंटी है। और मैं जो भी कहता हूं सोच समझ के सारा एक्सप्लोर करके कहता हूं। आपको एक ही छोटी सी चीज बताऊंगा कि जब हमारी नई नई सरकार बनी दिल्ली में 5-7 साल पहले, लोग कहते थे सरकारी स्कूल कैसे ठीक करोगे, ये तो टीचर पढ़ाते नहीं हैं, टीचर तो आके पेड़ के नीचे बैठ के स्वेटर बुनती रहती हैं, ये है वो है, बड़ी गाली गलौज करते थे लोग। इन्हीं टीचर्स ने दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा क्रांति करके दिखाई है। तो स्कूल ठीक कर लिए,
इतने शानदार नतीजे आने लग गए, स्कूल टीचर्स इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो कूड़े के पहाड़ भी ठीक हो जाएंगे। और जब इंसान चांद पे पहुंच गया तो ये तो कूड़े के पहाड़ है यार, ये तो कोई ऐसी बड़ी नीयत चाहिए होती है, श्रद्धा। अगर आपकी नीयत साफ है तो पूरी दुनिया के अंदर इसकी टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। तो दो काम करेंगे, पहली चीज तो नया कूड़ा उधर नहीं जाना चाहिए, नया कूड़ा उधर ना जाए, इसके लिए जो भी लेटेस्ट वेस्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कई तरीके हैं उनको लेके आया जाएगा। और जो एग्जिस्टिंग वहां पे लीगेसी वेस्ट है उसको जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए इसके तरीके कब तक हो जाएगा ये? 5 साल के लिए मांग रहे हैं, तो 5 साल के अंदर सारा काम करके दिखाएंगे। क्योंकि जब भी आप ये बात करते हैं, आप एक बार कूड़े के पहाड़ देखने भी गए थे, जैसे ही आप वहां पहुंचते हैं, आप वहां पहुंचे और आपने कहा देखिए कूड़े के पहाड़ है, मनोज तिवारी, बीजेपी के सारे नेता पहुंच गए यमुना के पास, कि अरविंद केजरीवाल की ये भी गारंटी थी, इसकी डेडलाइन बढ़ाते जा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि आपकी ये नाकामी है, एक वादा आपने जो किया था वो तो पूरा कर नहीं पाए, नया वादा आप कर रहे हैं। देखिए, तर्क कुतर्क करने से तो समाधान नहीं निकलेंगे। ये वाला चुनाव नगर निगम का चुनाव है। यमुना दिल्ली सरकार का जो 2020 का चुनाव हुआ था उसमें यमुना मुद्दा था। 2020 के चुनाव में मैंने दिल्ली की जनता को कहा था कि 5 साल दे दो, 5 साल में मैं यमुना साफ कर दूंगा। 2025 के चुनाव में मैं उसमें डुबकी लगा के दिखाऊंगा, और अगर 2025 तक मैं यमुना साफ ना करूं, मेरे को वोट मत देना। तो 2020 में मैंने दिल्ली की जनता से 5 साल मांगे हैं, तो 5 साल दे दो। ये 15 साल में भी दिल्ली को साफ नहीं कर पाए, तो अब तो इनके जाने का टाइम बनता है। जैसे आप कूड़े के पहाड़ से बता रहे हैं कि दिल्ली की आबो हवा खराब हो रही है, बीजेपी आरोप लगा रही है कि आपने जो व्यवस्था दिल्ली के अंदर बनाई उससे भी दिल्ली की आबोहवा खराब है, प्रदूषण बहुत ज्यादा है। और पहले पंजाब के ऊपर आप ये कहते थे कि वहां पे पराली चल रही है, इसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन अब पंजाब में भी आपकी सरकार है, तो वो आरोप लगा रहे हैं कि अब आपने गोल पोस्ट चेंज कर दिया। पहले आप कहते थे पंजाब में पराली जल रही है, अब आप कह रहे हैं केंद्र सरकार जो है उसको इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि आपने गोल पोस्ट चेंज किया है। 2 चीजें हैं, अलग अलग है। दिल्ली के अंदर पोल्यूशन को लेके हम सेंसिटिव हैं। पूरे साल का अगर आप चार्ट देखें, दिल्ली के लोगों ने पोल्यूशन कम करने के लिए बहुत काम किए हैं। तो दिल्ली के लोगों ने जो काम किए हैं, जो एफर्ट्स किए हैं, उसको हमें अंडर एस्टिमेट या उसको वो नहीं करना चाहिए। दिल्ली के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। पिछले 5 साल के अंदर दिल्ली में पूरे साल में पोल्यूशन काफ़ी कम हुआ है। अक्टूबर नवंबर अगर छोड़ दे, जिस टाइम पराली का धुआं दिल्ली में आता है, पराली का धुआं आता है, हम इससे भाग नहीं रहे। पंजाब से आता है, हम इससे भी नहीं भाग रहे। पंजाब में हमारी सरकार है, पंजाब में जो भी पराली जलती है उसकी जिम्मेदारी हमारी है, किसान की नहीं है। किसान पराली जलाना नहीं चाहता, उसे समाधान चाहिए। किसान को अगर समाधान मिल गया तो किसान पराली जलाना बंद कर देगा। उसको समाधान देना पंजाब सरकार का काम है, हमारा काम है, हम जिम्मेदारी मानते हैं। अभी नई नई सरकार बनी है, 6 महीने हुए हैं। पराली की समस्या कई सालों पुरानी है, बड़ी कॉम्प्लेक्स समस्या है। हम 1 साल और मांग रहे हैं कि 1 साल के अंदर हमने कई एफर्ट्स, भगवंत मान साहब ने पिछले 3-4 महीने में कई एफर्ट्स करने की कोशिश की, लेकिन समय कम था, उस तरह का मैनेजमेंट हो नहीं पाया जो जरूरत थी। तो पराली के पंजाब में पराली ना जले, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं और हमें उम्मीद है अगले साल तक कर देंगे। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, पोल्यूशन केवल दिल्ली की समस्या नहीं है और पोल्यूशन केवल पंजाब की समस्या नहीं है। मैं अभी वो लेके नहीं आया चार्ट, मुझे अगर पता होता आप ये प्रश्न पूछने वाले हैं तो मैं बताता आपको। बिहार के कई शहरों के अंदर आज भी सीवियर और वेरी पुअर कैटेगरी में पोल्यूशन है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों के अंदर आज भी सीवियर और वेरी पुअर कैटेगरी में पोल्यूशन है। मध्य प्रदेश के कई शहरों के अंदर, उस दिन मैं अहमदाबाद में था, अहमदाबाद के अंदर भी वेरी पुअर कैटेगरी में। ये पोल्यूशन आम आदमी पार्टी ने नहीं किया, ये पोल्यूशन केजरीवाल ने नहीं किया। तो पोल्यूशन देश की समस्या है और इतने सारे राज्यों में अगर पोल्यूशन की समस्या है तो इसमें जिम्मेदारी कौन लेगा? केंद्र सरकार लेगी। केंद्र सरकार क्या करती है? जब भी पोल्यूशन की समस्या होती है, केंद्र सरकार अपना कमरा बंद करके अंदर से चिटकनी मार के बैठ जाती है और सारे मीडिया हाउसेस को फोन करती है केजरीवाल को ठोको, और सारे लोग मेरे को ठोकने, मेरे को गालियां देने लग जाते हैं सारे मीडिया वाले। मेरे को गाली देने से अगर इस देश की समस्या का समाधान निकलता है, पोल्यूशन का समाधान कर लो, लेकिन समाधान निकल तो नहीं रहा। मैं अपनी जिम्मेदारी मान रहा हूं, मैं उसके लिए आपको उंगली नहीं दिखा रहा। आप भी अपनी जिम्मेदारी मानो।
केंद्र सरकार को सारे राज्यों को इकट्ठा करके टेक्नोलॉजी